हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे फिजिक्स के छोटे से इस चैनल फिजिक्स वाले भैया पे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज कूलम्स लॉ के बारे में। पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज का बिहेवियर क्या होता है, नेचर क्या होता है, चार्ज मूव कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था, यानी चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब आज हम लोग जानेंगे कि अगर पिछले वीडियो में हमने एक चार्ज के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितने भी चार्जेस हैं वो अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो फिर क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना जरूर चाहिए एंड साथ में आप वेक्टर पे जरूर काम करो, क्योंकि इस वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे वो बिना वेक्टर के आपसे नहीं बनेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और अपना हेडिंग डालते हैं, that is what electrostatic force। electrostatic force, देखो अब ये समझना, ये टॉपिक समझना कितना इंपॉर्टेंट, अगर इसकी बात करें तो ये जान लो कि इसके यूजेस हर जगह आएंगे। अभी जितना हमारा इलेक्ट्रिक वाला पार्ट चलेगा दैट इज टिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI तक, वहां तक इसका काम होने वाला है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छे से पढ़ेगा और बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत इजी है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पहले ही जान चुके हैं हम लोग, फोर्स क्या होता है वो भी आपने 11th में पढ़ा होगा। ये इस पे बात करने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए, तो साइंटिस्ट थे कूलम साहब, और उन्होंने दिया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उन्होंने कहा था पहला वाक्य कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज FE, FE मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड करता है ना। अब ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ये तो सबको पता है, 7, 8 से ही पता है, अगर कुछ पता होना हो फिजिक्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ सबको बहुत याद रहता था। क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जैक्टली, तो दो टर्म्स उसमें आते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये दो टर्म आते थे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दो टर्म आते थे। तो इक्वल एंड अपोजिट ये दो मेन टर्म है। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थर्ड लॉ को होल्ड करता है। अब थर्ड लॉ से हमने डिराइव किया कि थर्ड लॉ बोलता है इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल मतलब क्या, तो इक्वल का मतलब होता था इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, अगर ये दो बॉडी है, ये अगर इस पे 5 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी इस पे कितना लगाएगा, 5 न्यूटन। अब ये कैसे होगा, ये आगे पढ़ेंगे। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब दैट इज 5 है तो 5 न्यूमेरिक वैल्यू। ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता था, तो अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन दैट इज अगर ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आया, अब उसको क्लियर करते हैं। ये अपोजिट इन डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ। अब देखो बच्चों वाली बात, लेट दो चार्जेस, हाँ दो चार्जेस, ये दो चार्जेस का क्या नेचर हो सकता है, ये हो सकता है ये प्लस हो और ये माइनस हो। एक और केस क्या बन सकता है कि दोनों बराबर प्लस प्लस हो, प्लस प्लस हो, दोनों सेम यानी माइनस माइनस हो, दोनों एक माइनस एक प्लस हो। इस तरीके के 4 केसेस बनते हैं, आप जानते हो। हाँ, अब आपको पता है क्या कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। दैट इज कि देखो अब इसमें देखना फोर्स का डायरेक्शन, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब क्या, अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब दैट इज ये फोर्स इधर की ओर लगाएगा। हाँ, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगा, इधर की ओर, अपनी तरफ लगा। ओके, अच्छा अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। दैट इज ये पॉजिटिव नेगेटिव को चाहेगा अपनी तरफ लाना, यानी किधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। तो अब आप क्लियरली देख रहे हो कि ये उधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन है, इस पे इधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन है। दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है, दिख रहा है ना। और ये प्रोसेस क्या हो गया, ये अट्रैक्शन का हो गया, अट्रैक्शन। लेकिन डायरेक्शन देख रहे हो, एक पे उधर की ओर, एक पे इधर की ओर।
अपोजिट डायरेक्शन है ना। नेक्स्ट प्लस प्लस सेम सेम हो, तो सेम सेम क्या करता है, रिपल्सन करता है, रिपल्सन करता है, मतलब एक दूसरे को दूर भेजना चाहता है। तो डेट इज, अब अगर हम मान लो इस पॉजिटिव की वजह से इस पे अगर फोर्स का डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव क्या चाहेगा, इस पॉजिटिव को दूर भेजना, यानी अवे की ओर फोर्स लगाएगा, इस टाइप फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा, दूर की तरफ। अच्छा ये पॉजिटिव भी चाहेगा कि तुम भी दूर चलो, हटो, दूर हटो, तो इस पे भी किधर की ओर फोर्स लगेगा, तो भागने की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां भी आप देख रहे हो, एक पे डायरेक्शन उधर, एक पे डायरेक्शन इधर, यानी एक इधर की ओर डायरेक्शन, एक इधर की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। उसी तरीके से नेक्स्ट में भी देखो, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा, इसको धक्का दे तो उधर की ओर, ये नेगेटिव इसको धक्का देगा, रिपल्सन करेगा, ठीक है अपोजिट। ये भी क्या हुआ, रिपल्सन का केस हुआ। तो डायरेक्शन आप देख रहे हो क्या, अपोजिट हो रहा है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो खींच लो, ये खींच लिया, ओके, ये खींच लिया। और ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव से इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, इस पे इधर की ओर फोर्स हो गया। तो हर केस में आप देख सकते हो कि एक पे इधर है, एक पे इधर है, एक पे इधर है, एक पे इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है ना आपको क्लियरली। तो यही इन्होंने इसी वजह से बोला गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को होल्ड करता है, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो हमने समझ लिया। अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाले लफड़े को समझते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का लफड़ा ये है कि ये नेगेटिव इस पे जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, उतना ही फोर्स ये पॉजिटिव इस पे भी लगाएगा, दोनों पे फोर्स इक्वल लगेगा। जो भी चार्जेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोर्स में, तो उनकी वजह से एक दूसरे पे, दोनों पे फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। अब वो कैसे होगा, वो अब नेक्स्ट समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर अलग से स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया कि सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज डायरेक्टली proportional to product of charges, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, मतलब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, मान लो ये एक Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, मुझे अभी नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ भी है। तो वहां से इन्होंने कहा था कि फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe का मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 into Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट। अगर Q1 का वैल्यू बढ़ता है या Q2 का वैल्यू बढ़ता है तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट इन्होंने बोल दिया, ओके। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदी है, ठीक है, सुन के समझ लेना। Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो, पहले यहां लिख ले, Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना कि नीचे 1/, हो जाता है, ठीक है, सिंबल सेम ही रहता है। ये प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही सिंबल है, लेकिन अगर इसको हमें इनवर्सली बोलना है तो 1/, लिख देते हैं, डायरेक्टली बोलना है तो डायरेक्टली। तो Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r का मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी ये जो दो चार्ज अपना बना हुआ है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग r कहते हैं। तो इस पे इनवर्सली स्क्वायर के बराबर डिपेंडेंट, दैट इज क्या, कि मान लो आपने दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2 गुना कर दिया, पहले ये 2 सेंटीमीटर पे था, अब 4 सेंटीमीटर पे कर दिया, तो इसका फोर्स जो है ना वो 2 के स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर कितना, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। 4 टाइम्स स्क्वायर मतलब क्या, 2, अगर डिस्टेंस आपने 2 यूनिट बढ़ाया तो स्क्वायर मतलब क्या, उसका 4 यूनिट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि तुम बढ़ोगे तो मैं घटूंगा, दैट इज कि r जो है वो 2 गुना अगर बढ़ा तो r का स्क्वायर यानी 4 गुना फोर्स कम हो जाएगा, समझ गए ना, 4 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो इन्हीं सबको, अब ये दो फैक्टर थे, इन्हीं दोनों को मिला के अब प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग घटाते हैं, तो बहुत अच्छे पहले से पता है, एक आता है कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, तो k, ठीक है, k Q1 Q2 बाय r²। यही हो गया अपना फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला,
एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ गए ना। अब अगर बात करें ये के क्या है, तो इस के को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है के का, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये कैसा कांस्टेंट है, तो ये यूनिट वाला कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, यूनिटलेस कांस्टेंट जैसे फ्रिक्शन का आपने कोएफिशिएंट पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे होते हैं जो यूनिटलेस होते हैं, उनका कोई भी यूनिट नहीं होता है। लेकिन ये कैसा कांस्टेंट है, ये यूनिट वाला कांस्टेंट। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इस तरीके से होगा, देखो के का अगर अपन फॉर्मूला लिखने जाए, के का फॉर्मूला लिखने जाए तो ये क्या बनेगा, के का फॉर्मूला, ये आर स्क्वायर इधर डिवीजन में है तो उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो डेट इज एफ इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 Q2 चार्ज Q1 Q2, ये हो गया ना। तो अब अगर इसका अपन यूनिट लिखने जाए तो यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम। अब देखो कूलम कितने हैं, 2, तो कूलम स्क्वायर, तो बाय कूलम स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, C-2। समझ लो ना, नीचे कूलम स्क्वायर होगा तो उसको ऊपर लेके गए तो क्या बन जाएगा, कूलम -2। क्लियर है, तो ये हो गया इसका यूनिट। अब इसके डायमेंशन की अगर अपन बात करें, यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा, और डायमेंशन पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका अगर अपन के का बात करें ना, के डायमेंशन की बात करें तो देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, आर का L यहाँ स्क्वायर है तो L2 बाय क्यू का क्या होता है 80, क्यू का 80 पता है ना, डायमेंशन अगर नहीं निकाला जाता तो डायमेंशन फॉर्मूला का मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप देख सकते हो। क्यू का क्या होता है 80, और फिर एक दो चार्ज है ना 80 और 80, ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो बहुत इजी। m तो कहीं नहीं है तो m एक ही है, तो m1, l कितना है 1 और 2, तो l3 हो गया, t-2, और यहाँ पे देखो 2t और है, तो t ये कितना हो गया, ये t2 हो गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 का फॉर्म ले लेगा, तो t-2 -4 हो गया। एंड देन a, ये 2a था, ये 2a ऊपर चला जाएगा तो a-2, ठीक है। तो ml3 t-4 a-2, ये डायमेंशन होता है k का। क्लियर है, तो k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये कैसा, इसका डायमेंशन भी हमने समझ लिया, ठीक है, ये यूनिट वाला कांस्टेंट है। अब आगे के की और बात करते हैं। के का एक और फॉर्मूला होता है, के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या बोला है, तो एप्सिलॉन नॉट को बाबू हम लोग बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। ये मीडियम कैसा है, ठीक है। अब देखो ये फोर्स आप कहाँ, चार्ज को कहाँ रख के कर रहे हो उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, कि आप इसको एयर में रखे हुए हो या वैक्यूम में रखे हुए हो या वाटर में रखे हुए हो या ग्लास मीडियम में रखे हुए हो, तो वो मीडियम टू मीडियम अगर डिफर करता है तो फोर्स भी बेसिक सी बात है डिफर करेगी। तो उस वजह से मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है, परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट अगर लिखा हुआ है तो समझ जाओ ये परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम है, इसका है वैक्यूम का परमिटिविटी कांस्टेंट, ओके, जिसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसकी बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट बहुत ही आसान है, पहले मैं इसको हटा लूं पहले, ऑलराइट, अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। आगे और थोड़ी सी और बात करेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर इसके यूनिट की बात करें तो देखो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आ गया ना k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया, k नीचे आ गया, तो 1/4 पाई k।
तो अब अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो 1 का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है। 4 पाई का कोई यूनिट होगा, 4 एंड पाई बोथ आर कांस्टेंट, तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो दैट इज यूनिट सिंपली डिपेंड किस पे करेगा, के पे। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट 1 बाय के बराबर होगा, ठीक है, 1 बाय के। तो 1 बाय के का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या, 1 बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, पर न्यूटन, दैट इज न्यूटन माइनस 1 पर मीटर स्क्वायर, हाँ माइनस 2 और कूलम स्क्वायर। ये ऐसे तो के सॉरी एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, एन। तो एप्सिलॉन नॉट अगर हम अब सिंपली इसके साथ लिखना चाहे तो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। एन -1 को हम लोग पर न्यूटन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बाय रहता है ना, बाय मतलब क्या, पर। यहां तक समझ में आ गया। डायमेंशन भी अब आराम से निकाल सकते हो। इसका जो डायमेंशन है उसी का उल्टा हो जाएगा। के का डायमेंशन क्या, ml 3t - 4 a - 2। तो इसका उल्टा क्या होगा, m - 1 l - 3 t 4 और a 2। आगे बात समझ में, m - 1 l - 3 t 4, बस इसका हमने उल्टा कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत आसान सी बात। ये एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर इसको अगर के की जगह हम यहां लिखना चाहें इस फॉर्मूले पे, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, के की जगह क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये फोर्स हम लोग बता रहे हैं किसमें, वैक्यूम मीडियम में। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। अगर कोई मटेरियल मीडियम, फॉर मटेरियल मीडियम दैट इज कुछ भी, वाटर, ग्लास, एयर, कुछ भी, कोई भी मीडियम हो, हाँ, उसमें अगर हम Fe लिखना चाहें, Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जैसे अपना था q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर। अगर वैक्यूम हो, फॉर वैक्यूम F E इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहां से हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी क्वांटिटी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए ध्यान से समझना। ये जो है Fe, हाँ, यानी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वैक्यूम, और इसका नाम दे दो Fe डैश, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो F/Fe डैश अगर करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, तो करो, Fe की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये हो गया क्या, Fe की जगह लिख दिया। Fe डैश की जगह क्या लिखेंगे, ये तो 1 और बाय का बाय कहाँ चला जाता है, ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर ऊपर में ही रहेगा और नीचे क्या जाएगा, q1 q2। समझ गए मैथ्स। यहाँ से कटनी छटनी शुरू कीजिए, 4 पाई भगवान को प्यारे हो गए, q1 r स्क्वायर सब खत्म। तो हमें मिला क्या, बचा क्या, यहाँ से बच गया हमारे पास Fe अपॉन Fe डैश विल इक्वल्स टू ये एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा ना, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया, एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ था, ठीक है, इस चीज को सही से समझ लेना। ये Fe रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Fe डैश रखेंगे तो 1 बाय का बाय ऊपर गया, 4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ होगा ना, ओके। तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बचा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी, ER, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ER से लिखते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम देते हैं क्या, कैपिटल के। अच्छा ये देखो, ये स्मॉल के, ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल के। दिस कैपिटल के इज व्हाट, डाइइलेक्ट्रिक। इसका नाम क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे कैपेसिटर पढ़ते हैं, उससे पहले इंट्रोड्यूस होता है डाइइलेक्ट्रिक। ये हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स के बीच में डालते हैं और फिर उससे अलग अलग फोर्स हम लोगों को पता चलता है। तो डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक ऑफ व्हाट, डाइइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम, यानी वो मीडियम कैसा है, नहीं है, उसका हम लोग डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, दिस इज के। ऑलराइट, तो Fe by F डैश E by एप्सिलॉन नॉट ER इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम। क्लियर है? तो यहां से अब अलग अलग मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक अलग होता है। जैसे वैक्यूम का डाइइलेक्ट्रिक कितना होगा, तो वैक्यूम का डाइइलेक्ट्रिक K इक्वल टू क्या कहेंगे, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वैक्यूम में अगर है तो एप्सिलॉन भी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट कितना, कट के 1 हो जाएगा। तो वैक्यूम के केस में डाइइलेक्ट्रिक कितना होता है, वैक्यूम में 1 हो जाता है। एयर का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 1.006 के आसपास रहता है। वाटर का 3 से 4 के बीच में जाता है। आफ्टर दैट नहीं, वाटर का 80 के पास जाएगा आपको, ग्लास का आपको 3 से 4 के पास जाता है, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग वैल्यू होता है। सबसे वो कौन सा होता है, वैक्यूम होता है सबसे अच्छा, इससे नीचे किसी का नहीं माना जाता है। दैट इज कि के का वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर ही होगा, 1 से कम कभी नहीं हो सकता है। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर? यहां से आप अगर अब फोर्स की अलग अलग बात करो, क्वेश्चंस में आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको डाइइलेक्ट्रिक दे दिया गया, मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक दे देगा और आपको फोर्स निकालने को देगा, तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, यहां से समझना, Fe by F dash E will equals to what, K will equals to K। तो Fe dash will equals to what, Fe by K। ये Fe dash ऊपर गया तो Fe by K कह सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये क्या था, ये वैक्यूम के लिए फोर्स था। तो अगर आपको किसी मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक दे रखा है तो उस केस में आप सिंपल क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे, जो आपको पता है कि K की जगह 9 × 10⁻⁹ रखना है, Q1 Q2 और R² रखोगे, एक आपको वैल्यू आ जाएगा Fe का। Fe आ गया, उसके बाद जो आपको मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। ओके, यहां से खत्म हो गया, ये हो गया अपना डाइइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टीज समझते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। पहला एक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना Fe, ये कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव। अब अगर आपने वर्क पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें आपको ये टर्म मिलता है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब सिंपली हो जाता है पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे जो डिपेंड ना हो। ये मतलब क्या हुआ, ये सोचते, यहाँ ये अपना Q1 है और दूसरा ये Q2 चार्ज। अब ये Q2 चार्ज आप ऐसे घुमा के यहाँ लाए हो या फिर सीधा लाए हो, कैसे भी लाए हो, हाँ, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है कि फाइनली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्टेंस नहीं देखते, डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं होगा कि आपको अच्छा ये तो R था, हम ऐसे करके फोर्स का देखते हैं, हाँ, तो वो चीज नहीं काम करता है। ठीक है, काम हमेशा क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब क्या, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो इस वजह से ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। यहां से फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि ये जो फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जैसे ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब किसी का मन करे कि भैया ये ऐसे फोर्स ऐसा नहीं लग सकता, ऐसे करके ऐसा, ये ऐसे गया और ऐसे लगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसी के लिए दूसरा एक लाइन क्या आता है, सेंट्रल लाइन का। किसका, सेंट्रल लाइन, कि फोर्स हमेशा सेंट्रल लाइन के एक्ट करते हैं। दैट इज सेंट्रल लाइन कैसे बनता है, तो ये दोनों चार्ज, अब चार्ज का शेप आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया था, स्फेरिकल होता है। स्फेयर के पास अपना एक सेंटर होता है। अब इसको हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया, Q1 को बड़ा कर दो, ये हो गया। Q1 को हमने माइक्रोस्कोप में जाके देखा तो वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गया, स्फेयर जैसा दिख रहा है, तो उसके पास एक सेंटर होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा। और ये Q2 भी हमने माइक्रोस्कोप से देखा, उसका भी कहीं यहाँ सेंटर होगा। तो जो लाइन सेंटर्स को मीट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन। तो इन सेंटर्स को ये लाइन मीट करता है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल लाइन। और फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करेगा सेंट्रल लाइन के अलोंग। ये लाइन ध्यान से लिख लेना, ठीक है, पहले समझ लो। फोर्स हमेशा सेंट्रल लाइन के अलोंग ही एक्ट करता है। और सेंट्रल लाइन कैसे बनता है, तो चार्जेस के सेंटर को जो मिलाने वाला लाइन होता है। फिर से सेंट्रल लाइन क्या होता है,
चार्ज के सेंटर को जो मिलाता है उसको हम लोग सेंट्रल लाइन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये ऐसे हो गया, तो दैट इज ये सेंट्रल लाइन निकल गया। तो ये जो Q1 है, अबे यार इस बात ये Q1 है और ये Q2 है। ओके, तो ये इस पे इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे करके फोर्स लगा है और ये इस पे इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे करके, ठीक है। तो हमेशा फोर्स सेंट्रल लाइन में ही एक्ट करता है। ठीक, समझ गए ये प्रॉपर्टी। अब मैं इसको अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास दो से अधिक चार्जेस हुए, 2 3 4 5 चार्जेस हुए और फिर हमें एक पॉइंट पे 3 4 अलग अलग चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना हो, तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए अब रूल आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या होता है? ठीक है, बहुत ही आसान है, बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो बहुत आसान है। अब आपको पता है कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, फोर्स में डायरेक्शन मैटर करता है। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता था? स्केलर क्वांटिटी। उसका एडिशन हम लोग कैसे करते थे? तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी का स्केलर तरीके से, नॉर्मल तरीके से एडिशन कर देते थे। बट यहां फोर्स जब होगा तो एज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका एडिशन भी किस रूल से होगा? वेक्टर रूल से। हेंस इट विल बी एडेड, इट विल बी, अरे यार, एडेड in form of vector addition, in form of vector addition या following vector rule। ठीक है, वेक्टर रूल को फॉलो करेगा। क्या है लिखा है? ठीक, समझ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट विल बी एडेड इन फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन रूल। जैसे वेक्टर, अब वेक्टर एडिशन अगर आपको बाबू नहीं आता है तो प्लीज जाके समझ लो, मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, तो जरूर देख लेना। बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जरूरी होता है। तो वेक्टर एडिशन अगर नहीं आएगा तो ये रूल समझने का कोई मतलब नहीं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतना ही बोला था कि भाई वेक्टर चार्जेस जो है किसी एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से अगर हम लोग इंपैक्ट निकाले, फोर्स, नेट फोर्स निकाले, तो वो वेक्टर के रूल से निकाले। मतलब क्या हो भैया? मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक चार्ज क्यू, बहुत अच्छा सा क्यू चार्ज। अब इसके आसपास अलग अलग चार्ज, यहाँ पे मान लो -Q1, यहाँ पे मान लो +Q2, यहाँ पे मान लो -Q3, यहाँ पे मान लो Q4, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस इस पे अप्लाई हो रहे हैं। हाँ, तो अब इस क्यू पे नेट चार्ज कितना निकले? नेट चार्ज कितना? तो अब समझ कि सबसे पहले अगर हम Q और Q1 की बात करें तो ये Q1 इसको क्या करेगा? ये देखो, ये Q1 नेगेटिव इन नेचर है ना, और Q हमें दिख रहा है पॉजिटिव इन नेचर। तो ये Q1 चाहेगा इसको अपनी तरफ खींचना, बहुत अच्छी बात। तो इस Q1 की वजह से फोर्स का लाइन किधर होगा? इधर की ओर। हाँ, ये क्या हो गया? F Q1। हाँ, सेंट्रल लाइन वाला कंसेप्ट तो है ही कि इन दोनों के सेंटर की तरफ, तो F Q1 ये हो गया। दूसरा, अगर Q2 की वजह से, ये Q2 जो है इसका नेचर पॉजिटिव है, ये Q भी पॉजिटिव नेचर, तो रिपल्सन होगा। तो ये Q2 कहेगा कि मैं आपको इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल लाइन। समझ रहे हो? ये लाइन क्या हो गया? सेंट्रल लाइन। इस लाइन के लॉन्ग रिपेल करूंगा, रिपेल मतलब दूर भेजूंगा। ये क्या हो गया? F Q2। समझ गए हो? इसमें भी सेंटर, ये देखो, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा, अब थर्ड पे आते हैं, ये Q3, ये बोला मैं तो नेगेटिव हूँ, आप मेरे यहाँ आ सकते हो, मैं आपको अट्रैक्ट करूंगा। तो कहोगे ठीक है, तो इसका सेंट्रल लाइन कौन सा होगा? तो बहुत प्यारा सा सेंट्रल लाइन ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये सेंट्रल लाइन के नाम इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। चलो अट्रैक्ट को मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे किधर की ओर फोर्स लगेगा? अंदर की ओर फोर्स लगा, इधर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इसको अपनी तरफ खींचा। ये रिपेल कर रहा है ना, तो इसको अपने से दूर भेजा। और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, चलो अट्रैक्ट को ब्लू कलर से बनाओ, ब्लू कलर से, ये अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ Q4 जो था, ये भी बोला मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं आपको रिपेल करूंगा, अपना भाई धोखा देता है। तो ये ऐसा 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 रिपेल किया, तो ये ऐसे रिपेल, ये हो गया F4 Q4 की। अब इसको इधर अच्छे से बनाते हैं। तो ये अपना प्यारा सा छोटा सा चार्ज था Q, और इस पे क्या हो गया? कितने चार्जेस लग गए, फोर्स लग गए? तो Q1 इधर की ओर लग गया, तो F1 लिख दो उसको। F2 इधर की ओर लग गया, ऐसा करके F2 लग गया। F3 इधर की ओर लग गया, ऐसे 3 लग गया।
और F4 ऐसे लेके, ठीक है। तो ये चारों फोर्सेस हो गए। अब इन फोर्स, ये फोर्सेस जो ये सारे फोर्सेस कुछ ना कुछ एंगल पे हैं। अब आपको ये दिख रहा है वेक्टर फॉर्म में है सारे फोर्सेस। हाँ, अब इसका हम लोग सिंपली वेक्टर एडिशन अगर आपको निकालना है तो सिंपली निकालेंगे और ये रिजल्टेंट हमें देखेगा। यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ नहीं। और यहां से कूलम्स लॉ अपना खत्म हो जाता है। तो अब बात ये है कि कूलम्स लॉ में क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो एक जो मैंने आपको बताया वही डाइलेक्ट्रिक वाला वो क्वेश्चन रहेगा, और दूसरा इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को घुमा के पूछेगा, ठीक है। मतलब वेक्टर टेस्ट करेगा आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इससे चेक नहीं होता, इससे वेक्टर का टेस्ट लेगा कि आपका वेक्टर कितना अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है और सेम चीज है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे अब आज मैं अभी यहीं पे इसको खत्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ये भी जान लो, क्योंकि अब इसमें पूरा वेक्टर है, प्योरली वेक्टर। इसके क्वेश्चन जब 5-6 करेंगे, 10 करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनका वेक्टर अच्छा नहीं है वो प्लीज वेक्टर जाके पढ़ो, बुक से पढ़ो या मेरे वीडियोस देख लो, या जहां से आपको समझ में आया वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद वापस से इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूं, थर्ड लेक्चर, वो सिर्फ क्वेश्चंस का होगा और वो क्वेश्चंस इसी पे होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलम्स लॉ, इन्हीं सबसे मिला के। और वो जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको गारंटी कह सकता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे, चाहे वो एचसीबी के हो, सिंगेल्स के हो, कहीं के भी हो, ठीक है। तो टिल देन आपको करना क्या है, ये अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वेक्टर जाके पढ़ लो, वेक्टर अगर आता है तो नेक्स्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो प्लीज चैनल न्यू है तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ओके। तो टिल देन पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए, बाय।